और दिन आता है 24 दिसंबर 1999 का, जहां काठमांडू से IC-814 एयर इंडिया के प्लेन को हाईजैक किया जाता है। और ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था नेपाल की धरती से, कि नेपाल की धरती धीरे धीरे ISI और बड़ी सीक्रेट सर्विस की कठपुतली बनता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इसी प्लेन के अंदर हमारे रिसर्च एंड एनालाइज विंग के नेपाल के स्टेशन चीफ भी बैठे हुए थे। शायद ये बात कभी मीडिया में नहीं आई। IC-814 को हाईजैक करने के बाद हमारे NSA चीफ डोवाल साहब ने इसका नेगोशिएशन किया और इसके बदले हमें मौलाना मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़े आतंकी में से एक है, जो हर रोज हजारों मासूमों को मरवाता है। अगर नेपाल की धरती से प्लेन हाईजैक नहीं हुआ होता तो शायद आज भी मौलाना मसूद अजहर हिंदुस्तान की जेल में होता। और 9 जनवरी 2000 को पाकिस्तान एम्बेसी में काम कर रहे नेपाल के एक ऑफिसर के घर पर RDX बरामद होता है। ये वही RDX था जो IC-814 हाईजैकरों के पास था, लेकिन राजा बीरेंद्र शाह ने इस बात को पूरी दबाने की कोशिश करी और चाइना कभी चाहता ही नहीं था कि ये बात वहां की मीडिया में आए, क्योंकि पावर पूरे राजा के पास थी। और इस बात को पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से छुपाया और आम लोगों तक ये बात नहीं पहुंची कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वहां के राजा बीरेंद्र शाह को भी इस हाईजैकिंग की खबर थी। पाक ऑफिसर के घर से 7 kg RDX मिलने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ उसे दोबारा पाकिस्तान रिपोर्ट कर दिया गया। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान की ISI या चाइना की MSS नेपाल के अंदर कितनी सक्रिय थी और उनके पास नेपाल में कितनी पावर थी। नेपाल के राजा सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए और इंडिया ने इस बात से नाराज होकर 3 महीने के लिए नेपाल का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। 1991 में नेपाल के अंदर कांग्रेस और माओवाद मिलकर वहां के राजाशाही के खिलाफ एक जन आंदोलन कर रही थी। इनका एक ही मकसद था कि नेपाल से राजाशाही को खत्म करना, क्योंकि नेपाल के कुछ एक लीडर्स को लग गया था कि नेपाल चाइना और बड़े देशों की कठपुतली बन रहा है, जो उनके लिए आने वाले टाइम में खतरा था। और हिंदुस्तान को भी मालूम था कि अगर वेस्ट और चाइना का प्रभाव नेपाल के अंदर आया तो हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। 1 जून 2001 को नेपाल की धरती में कुछ ऐसा होता है जिससे पूरा विश्व हिल जाता है, क्योंकि नेपाल के राजा समेत उनके पूरे परिवार को मार दिया गया, राजा, रानी, उनके बेटे को। और इल्जाम लगाया दीपेंद्र शाह के ऊपर कि उन्होंने अपने पिता, अपनी माँ और बहन की हत्या कर दी। लेकिन आप खुद ही सोचो यार, सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन, जो दीपेंद्र शाह खुद नेपाल के राजा बनने वाले थे, वो क्यों अपने माँ बाप की हत्या करेंगे और हत्या करने के बाद खुद को भी शूट आउट कर लेंगे। मैं आपको बताऊं कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे सिर्फ एक ही हाथ था और वो था CIA का। आप सोच रहे होंगे कि यार CIA सब कुछ क्यों कराएगी, क्या फायदा है CIA को, अमेरिका को क्या फायदा है कि नेपाल की रॉयल फैमिली को मरवाकर, उसे क्या फायदा होने वाला था। नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ी रोड बनी, महेंद्र राजपथ, और इसी टाइम हाईग्रोप पेट्रोलियम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनना शुरू हुए और इन सब के पीछे सपोर्ट रशिया का। आज भी अगर आप उस रोड को देखोगे तो आपको सोवियत यूनियन का बोर्ड नजर आएगा। इसके पीछे पूरा का पूरा रशिया का सपोर्ट नेपाल को। और यही सपोर्ट यहीं तक नहीं रुका, क्योंकि CIA को पता चल गया था रशिया बहुत बड़ा आर्म्स का एक प्रोजेक्ट नेपाल की धरती पर बनाने वाला है, जिसको वहां के राजा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर रशिया का पूरा इन्फ्लुएंस या रशिया के कंट्रोल में नेपाल आ जाता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि अमेरिका हमेशा एशिया को कंट्रोल करना चाहता था। अगर रशिया यहाँ एंटर होता है तो कहीं ना कहीं CIA या अमेरिका को बैकफुट में जाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सारा का सारा हत्याकांड CIA ने करवाया ताकि रशिया को बैकफुट में फेंका जा सके। रशिया अपना आर्म्स का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नेपाल की धरती में ना बना पाए, जिसको राजा बीरेंद्र सपोर्ट कर रहे थे। 12 जून 2001 को नेपाल के नए राजा बनते हैं ज्ञानेंद्र शाह। ये वीरेंद्र शाह के भाई थे और ये दरबार हत्याकांड में इसलिए बच गए क्योंकि जिस टाइम ये रॉयल फैमिली का हत्याकांड हुआ, ये उस टाइम काठमांडू में नहीं, पोखरा में थे। 2008 में दिल्ली में एक मीटिंग होती है जिसमें नेपाल के कई बड़े नेता शामिल थे, जिसमें माओवादी नेता, कांग्रेस के और बहुत सारे अलग अलग पार्टीज के। और ये सब लोग एक ही चीज चाहते थे कि नेपाल से
राजतंत्र को खत्म किया जाए। कहते हैं दिल्ली में इस मीटिंग को सक्सेस कराने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो था डॉक्टर बाबूराम भट्टाराय का, क्योंकि ये जेएनयू से पढ़े हुए थे। जब ये जेएनयू में पढ़ा करते थे तो इनके क्लासमेट उस टाइम के रिसर्च एंड एनालाइज विंग के चीफ थे और इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये चाहते थे कि नेपाल के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो।